चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे सहकारी समिति और साझेदारी में क्या अंतर है। ठीक है, सहकारी समिति और साझेदारी दोनों में क्या होता है, कुछ पार्टनर्स को सदस्यों के साथ मिलकर काम किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति काम नहीं करता इन दोनों बिजनेस में, इन दोनों काम में। सहकारी समिति में भी हमें सदस्य बनाने होते हैं और साझेदारी में भी हमें सदस्य बनाने होते हैं। तो डिफरेंस से हम ये जानेंगे कि सहकारी समिति के सदस्य कितने हो सकते हैं, साझेदारी के सदस्य कितने हो सकते हैं और इन दोनों में काम कैसे किया जाता है। ये डिफरेंस से हम इनमें जानेंगे कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, जबकि काम इनमें एक जैसे ही होते हैं सदस्यों के साथ मिलकर। मतलब अकेला व्यक्ति इसमें कोई काम नहीं करता, दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर इसमें काम होते हैं, लेकिन इनके काम की प्रकृति अलग अलग है। मतलब काम करने के तरीके अलग है, इनके उद्देश्य अलग है, इनके सदस्य संख्या पर प्रतिबंध है, इस कारण ये दोनों एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो जानिए फर्स्ट डिफरेंट इनमें सदस्यों की संख्या से क्या बताया गया है कि सहकारी समिति की स्थापना के लिए कम से कम 10 सदस्य होना आवश्यक है और अधिकतम सदस्य संख्या पर इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, सहकारी समिति मतलब एक दूसरे के सहयोग से मिलकर आप कोई कार्य कर रहे हो तो उस कार्य की शुरुआत 10 सदस्यों से होनी चाहिए और वो 10 ही सदस्य वयस्क होने चाहिए, 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति। ठीक है, और साथ में इसकी जो अधिकतम सदस्य संख्या है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कितने भी सदस्य इसमें हो सकते हैं। लेकिन साझेदारी की शुरुआत कम से कम 2 सदस्य से होती है। इसमें बैंकिंग में 10 सदस्य होते हैं और साझेदारी की अधिकतम संख्या कितनी रखी गई है, 20 रखी गई है। और दूसरी शर्त क्या है कि इसमें सदस्य अवयस्क भी हो सकते हैं। ठीक है ना, साझेदारी में हमने पढ़ा था कि साझेदारी में अवयस्क भी साझेदार बन सकता है, लेकिन सहकारी समिति में अवयस्क सदस्य नहीं बन सकता, केवल वयस्क ही सदस्य बन सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो गया कि सहकारी समिति में जब अदर पर्सन के साथ मिलकर कोई काम किया जा रहा है तो उसकी शुरुआत 10 सदस्यों से होती है और 10 ही वयस्क होने चाहिए। अधिकतम कितने भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन साझेदारी की जब शुरुआत होती है वो भी अदर पर्सन के साथ मिलकर हो रही है तो उसकी शुरुआत कम से कम 2 और अधिकतम 20 सदस्य ही उसमें होते हैं और सदस्य उसमें वयस्क और अवयस्क दोनों हो सकते हैं। बस केवल अवयस्क की कुछ शर्तें उसमें होती है। ठीक है, जैसे उसे कंपनी के पुस्तकें देखने का अधिकार नहीं होता है, मतलब उनकी गुप्त पुस्तकों को देखने का अधिकार नहीं है, कुछ पुस्तकों को वो देख सकता है। ठीक है, वो बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकता। ऐसे अवयस्क के कुछ उसमें जिम्मेदारियां या कुछ शर्तें होती है। सेकंड देखो फ्रेंड, इसमें क्या दिया है, लाभ। सहकारी समिति में लाभ किस किस को मिलता है, सदस्यों को और सामान्य जनता दोनों को मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि इस समिति की स्थापना ही क्यों की गई है, जन कल्याण के लिए। जन कल्याण करते हुए लाभ कमाना मतलब उचित मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदना और सही दाम पर वस्तु को उपभोक्ता को उपलब्ध कराना। तो एक और सदस्यों को भी इसका फायदा हो रहा है। मतलब जो 10 सदस्य मिलकर या 10 से अधिक व्यक्ति मिलकर समिति को चला रहे हैं तो उनको भी फायदा होता है और उनके काम से जनता को भी इसमें फायदा होता है। तो क्या हुआ, सहकारी समिति में सदस्य और जनता दोनों को बेनिफिट होता है, जबकि साझेदारी में जो लाभ होता है ना, उसका वितरण सिर्फ किस में होता है, साझेदारों में होता है। मतलब जो भी उनको बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उनके बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स होते हैं, जैसे अगर 3 पार्टनर्स हैं है ना, तो अब इनके बीच जैसे कि 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो ये 6,000 मतलब 2,000 इन तीनों पार्टनर को मिल जाएगा। इन सदस्यों के बीच उसका बंटवारा हो गया, इसका फायदा किसी अदर पर्सन को या समाज को नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला जानेंगे इसमें व्यवसाय कि सहकारी समिति के लिए व्यवसाय का होना आवश्यक नहीं है। मतलब कि जब समितियां एकत्रित होती है, मतलब कि समिति के अंदर जब सदस्य बनते हैं तो ऐसा रूल नहीं है कि ये सभी समिति मिलकर कोई बिजनेस को करे और उस बिजनेस में कोई लेन देन होना इसके अंदर कंपलसरी है। इसमें केवल एक दूसरे का सहयोग
इंपॉर्टेंट होता है कि कोई अकेला व्यक्ति है, वह किसी कार्य की शुरुआत नहीं कर पा रहा है तो उसे अपने साथ मिलाकर किसी कार्य को कर लिया जाए। कुल मिलाकर जन कल्याण से रिलेटेड इसमें कार्य कर लिए जाते हैं, कोई भी एक काम इसमें फिक्स नहीं होता है। जैसे हमने सहकारी समिति के प्रकार में पढ़ा था कि उपभोक्ता सहकारी समिति होती है, वित्तीय सहकारी समिति होती है ना, किसान सहकारी समिति होती है। तो ये अलग अलग समितियां होती है और इनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, कोई भी एक काम इस समिति में फिक्स नहीं होता है। अब देखो, साझेदारी में व्यवसाय का होना आवश्यक है, बिल्कुल, क्योंकि साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, पैसा कमाना। तो वो क्या करेंगे? जब बिजनेस करेंगे, जब कोई काम करेंगे तभी तो प्रॉफिट उनको मिलेगा। तो इसमें जब वो साझेदारी में मतलब जब पार्टनर्स मिल जाते हैं तो वो किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तब जाके उन्हें लाभ होता है और इनके बिजनेस में लेन देन होते हैं। अब देखो लास्ट इसमें है पंजीयन। सहकारी समिति का पंजीयन कैसा है? अनिवार्य, बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हो, ठीक है, तो उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो फ्रेंड ये होता है कि जो सहकारी समिति होती है इसमें सरकार की भी सहायता हमें मिलती है। जैसे हमें लोन लेना होता है तो बैंक हमें आसानी से इससे लोन दे देती है, वैसे समितियों से भी लोन मिल जाता है। और पंजीयन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी जानकारी हमारे राज्य में या जहां भी हम रहते हैं वहां के कार्यालय को देना कि हाँ हम मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो हमारा कोई अस्तित्व है, हमारा कोई नाम है। जैसे किसान सहकारी समिति की स्थापना की गई है, ठीक है, तो इसको रजिस्टर्ड करवा लो ताकि ये मालूम हो जाए कि हाँ इस गांव में एक किसान सहकारी समिति है, उसका एक अस्तित्व है, उसका एक नाम है, उसका ये काम है। ये होता है पंजीयन का मतलब कि अपने नाम को, अपने काम को रजिस्टर्ड करा लेना और ये बताना कि हाँ हम भी अस्तित्व में, अस्तित्व मतलब हम भी हाँ कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। जबकि साझेदारी का पंजीयन कैसा होता है? ऐच्छिक, पार्टनर्स होते हैं, मिलकर किसी भी बिजनेस को करते हैं तो उसमें रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी नहीं होता है, हर एक पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि चाहे तो वो अपने फर्म को रजिस्टर्ड कराए, अन्यथा नहीं। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है, अगर हम रजिस्टर्ड करा लेते हैं फर्म को तो हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, हम अदर फर्म पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, कभी कोई झगड़ा होता है तो न्यायालय हमारी हेल्प करता है। लेकिन जब हम रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं तो बहुत सारे लाभ हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से हमने जाना कि सहकारी समिति और साझेदारी दोनों ही सदस्यों से मिलकर चलती है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग है, दोनों के पर्पस अलग है, दोनों के मेंबर्स अलग अलग होते हैं, उनके मेंबर्स पे लिमिटेशन है, ठीक है। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट्स लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।